नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ ललित में। दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास के अंतर्गत गुप्त काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त ने किसकी उपाधि धारण की थी। तो समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है कि किस गुप्त शासक ने महेंद्रादित्य की उपाधि प्राप्त की थी। तो कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन V.A. स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था? V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। अगला प्रश्न है कि किस गुप्त शासक ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाई। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल में भारत आया। तो चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। अगला प्रश्न है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था। तो गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह गरुड़ था। अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश का व्यक्तिगत धर्म क्या था। तो गुप्त वंश का व्यक्तिगत धर्म वैष्णव धर्म था। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल की दरबारी भाषा कौन सी थी। तो गुप्त काल की राज दरबारी भाषा संस्कृत थी। अगला प्रश्न है कि किस शासक ने हूणों के आक्रमण को रोका था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण को रोका था। अगला प्रश्न है कि मंदिर निर्माण का जन्म किस युग में हुआ। तो मंदिर निर्माण का जन्म गुप्त युग में हुआ था। अगला प्रश्न है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि गुप्त वंश का प्रतापी शासक कौन था। तो गुप्त वंश का प्रतापी शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल के सबसे बड़े गणितज्ञ कौन थे। तो गुप्त काल के सबसे बड़े गणितज्ञ आर्यभट्ट थे। अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश का सबसे महान योद्धा और कुशल सेनापति कौन था। तो गुप्त वंश का सबसे महान योद्धा और कुशल सेनापति समुद्रगुप्त था। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। तो गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु थे। अगला प्रश्न है कि गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी। तो गुप्तकालीन शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। कैसी थी? राजतंत्रात्मक थी। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि फाहियान और ह्वेनसांग ने किसके राज्यों को देखा था। तो फाहियान और ह्वेनसांग ने चंद्रगुप्त द्वितीय और हर्षवर्धन के शासनकाल को देखा था। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था। तो गुप्त काल की सोने की मुद्रा को दीनार कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। तो गुप्त राजवंश कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे। तो कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्य कवि थे।
अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के स्तंभ लेख में किस शासक का उल्लेख मिलता है? तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के स्तंभ लेख में जहांगीर का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किस गुप्त शासक ने अश्वमेध करवाया था? तो कुमार गुप्त ने अश्वमेध करवाया था। अगला प्रश्न है कि अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? तो अजंता कलाकृतियां गुप्त काल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है कि स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया है? तो स्तंभगुप्त को काहौंब स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया है। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई थी? तो बाल विवाह की प्रथा गुप्त काल में आरंभ हुई थी। अगला प्रश्न है कि कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो कुमार संभव महाकाव्य कालिदास ने लिखा था। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि किस काल को भारतीय संस्कृत का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो गुप्त काल को भारतीय संस्कृत का स्वर्ण काल कहा जाता है। दोस्तों, ये गुप्त काल से संबंधित 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।